गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है चेंजेस इन दी एफसीआरए। एफसीआरए क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो होम मिनिस्ट्री ने कुछ नोटिफिकेशन निकाली है और जिसके अंदर जो है एफसीआरए के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता था कि 2011 के रूल्स के मुताबिक अगर कोई भी पर्सन या जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी, जजेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या मीडिया हाउसेस जो हैं, अगर वो 1 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी अमाउंट अपने रिलेटिव से, फ़ॉरेन जो रहते हैं रिलेटिव, उनसे लेते थे अगर इंडिया में, तो उनको 30 दिन के अंदर जो है ये गवर्नमेंट को बताना पड़ता था कि उन्होंने 1 लाख से ऊपर की अमाउंट जो है अपने रिलेटिव से इंडिया में ली है। ठीक है, अब जो है इसको चेंज करके कहा गया है कि अब आप 10 लाख रुपए तक की अमाउंट बिना कुछ बताए गवर्नमेंट को ले सकते हो, लेकिन 10 लाख से ऊपर की अमाउंट के लिए आपको 30 दिन नहीं बल्कि अब 90 दिन मिलेंगे गवर्नमेंट को बताने के लिए। फिर एनजीओज़ को जो है अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, उसको जो पहले 30 दिन में देनी होती थी, उसको बढ़ाकर अब 45 दिन कर दिया गया है। फिर कोई भी अगर फॉरेन फंड्स ले रहा है एफसीआरए के अंदर, तो उसको जो है एक ऑडिटेड स्टेटमेंट जो है ऑफ अकाउंट्स में अपने दिखाना पड़ेगा। जैसे एनजीओज़ लेते हैं ना आपके फॉरेन फंड्स, तो उनको अपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में उस चीज़ को दिखाना पड़ेगा। पहले उनको क्या होता था कि वेबसाइट पे हर क्वार्टर में जो है वो दिखाना पड़ता था, बट अब उस रिक्वायरमेंट को जो है वो रिपील कर दिया गया है। अब 5 और ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनको कंपाउंडेबल बना दिया गया है। जैसे आपके एक्सेप्टिंग हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज़। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, आप समझ लो रिसीव कर रहे हो गेस्ट को, तो जो आप उनको जो है एक तरह से खिलाते पिलाते हो, जो भी आप हॉस्पिटैलिटी करते हो उनकी। तो पहले होता था कि फॉरेन एंटिटीज़ से आप हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, खासकर जैसे जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन सब के लिए प्रोविजंस होते थे। और उसके लिए जो पैसा होता है वो स्पेसिफाइड फॉरेन फंड्स, जो स्पेसिफाइड अकाउंट्स में ही पैसा आ सकता था, उसको जो है वो पहले क्रिमिनलाइज किया हुआ था, उसको जो है वो अब कंपाउंडेबल कर दिया गया। फिर अब जो है रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स जो है, अगर आप एफसीआरए के आपने वॉलेशन किया है तो उसमें अगर आप नहीं बता पाए तो उसके लिए भी अब आपको जो ऑफेंस होगा वो कंपाउंडेबल होगा। पेनल्टी भी जो 10,000 जो है से 1 लाख कर दी गई है। और जो 5% ऑफ फॉरेन फंड्स जो है उसकी वो पेनल्टी लगा दी गई है, ताकि जो है क्रिमिनलाइज ना रहे वो प्रोविजंस, उसकी बजाय पेनल्टी जो है वो ऑफेंडर से ले ली जाएगी। अब हम एफसीआरए के बारे में देखते हैं। तो एफसीआरए जो है 1976 में लाया गया था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट को लगा कि फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन पावर्स जो है वो इंडिया के अफेयर्स में जो है इंटरफेयर कर रही हैं पैसा लगाकर। तो इसलिए फॉरेन डोनेशंस को जो है रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया था। 2010 में इसको जो है वो अमेंडमेंट भी की गई, और अब जो है ये आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इसको 2020 में दोबारा अमेंडमेंट की गई, ताकि जो है टाइटर कंट्रोल जो है ओवर एनजीओज एस्टेब्लिश किया जा सके। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, खासकर जो 2020 में अमेंडमेंट की गई उसके अंदर कहा गया कि कोई भी पर्सन या एनजीओ अगर फॉरेन फंड्स ले रहा है तो उसको पहले तो आपको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा एफसीआरए के अंदर। उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की ब्रांच में, और उसमें जो पैसा फॉरेन फंड जो भी आएगा वो आप सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो जिस पर्पज़ के लिए वो पैसा आपके लिए पास आया है। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास पैसा आया एजुकेशन के लिए, एनजीओ के लिए, और उसको आप जो है उस पैसे को पॉलिटिकल पार्टीज़ की डोनेशन में लगा रहे हो, तो ऐसा अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करनी पड़ती हैं, और ये पैसा जो है किसी और एनजीओ को, आप जो है किसी एक एनजीओ को अगर पैसा मिला है तो वो पैसा किसी और एनजीओ को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे जो हैं इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको फॉरेन फंड्स रिसीव करने पे मनाही है। वो कौन कौन है? जो इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं इंडिया में कैंडिडेट्स, जर्नलिस्ट या न्यूज़पेपर्स, जजेस या गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एमएलए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर उनके ऑफिस बेरर्स, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर की हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है यूएवी ऑटोनॉमस वेपन। तो इंडिया ने अनमैन्ड ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अब ये क्या होगा कि एक तरह से आपने एक बेस को टेस्ट किया है, जिसको आपने एक समझ लो एक टेक्नोलॉजी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दी है कि हम अनमैन्ड ऑटोनॉमस फ्लाइंग व्हीकल जो है वो उड़ा सकते हैं। अब आगे का स्टेप इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप मिसाइल्स लगाओगे, बॉम्ब्स लगाओगे, ताकि इसको जो है आप वेपनाइज भी कर सको। ठीक है, सो अब आपको पता है कि ड्रोन बेस्ड जो है वॉरफेयर बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हमको ये ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है बेस उसका जो है आपके जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा उसका बेस को हमने टेस्ट कर लिया है। ये आपका इसको कहा जा रहा है स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। ठीक है, अब ये एक हमारे सीक्रेटिव
स्टील कॉम्बैट ड्रोन घातक जो है उसके लिए भी जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, उसी को ही यूज़ करते हुए इस बुक में टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट किया गया। अब इसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो इसको बनाया किसने? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो बेंगलुरु बेस्ड आपकी डीआरडीओ की लैब है, उसने बनाया है। और ये छोटा साइज़ का एक ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट है, मिनी वर्जन ऑफ US B2 स्टेल्थ बॉम्बर का। और इसमें ज़्यादा, क्योंकि छोटा है, इसमें फ्यूल भी आ पाएगा और जो है ये ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये उड़ पाएगा। और इसके साइज़ छोटा होने की वजह से ये रडार पे भी अपना जो है इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, ताकि इसको ये जो है वो सर्वेलेंस इसकी ना की जा सके। ठीक है, अभी तो इसके अंदर रशियन इंजन लगा हुआ है, रशियन TRD 50MT, लेकिन टारगेट हमारा गवर्नमेंट का ये है कि इसमें इंडिजिनसली बिल्ट कावेरी एरो इंजन लगाया जाएगा। ठीक है, सो अब कुछ और भी डेवलपमेंट्स DRDO कर रहा है इस फील्ड में, जैसे कि रुस्तम 2, ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV जो है DRDO ने बनाया था। और इसका टारगेट ये है, अभी तक तो ये अचीव नहीं कर पाया टारगेट, बट इसमें टारगेट ये है कि 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ पाएगा ये, और 18 घंटे तक जो है ये उड़ पाएगा। ठीक है, अब जो है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है, DRDO इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में वॉरफेयर में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाने वाला है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के, जिसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जो सजेशन दिया है और लोगों से फीडबैक मांगे हैं। ठीक है, तो जैसे उन्होंने बोला है कि जो लेस सिवियर अगर कोई कॉन्ट्रावेंशंस हैं EPA की, तो उसमें आप इम्प्रिजनमेंट की बजाय मॉनेटरी पेनल्टी कर दो और उन प्रोविजंस को आप डीक्रिमिनलाइज कर दो। फिर उन्होंने बोला लेकिन जो सीरियस वायोलेशन अगर कोई कर रहा है EPA की, उसको आप जो है IPC के अंदर कवर कर लो। ठीक है, फिर एक उन्होंने कहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड बनाओ, जिसमें कि जो भी आप आप जो डीक्रिमिनलाइज करके जो पेनल्टी लगा रहे हो, जो भी पेनल्टी में पैसा इकट्ठा होगा वो आप इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में डाल दो। ठीक है, अब हम देखते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो एक्चुअली क्या हुआ कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा 1970s के शुरुआत में, 72 में आई थिंक। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमने इंडिया ने प्रोमिस किए, तो उसके बेसिस पर आर्टिकल 253 का यूज़ करते हुए हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है वो पास किया। तो एक्चुअली आपको पता है ना, आर्टिकल 253 हमारा कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट या किसी भी कंट्री या कंट्रीज़ के साथ साइन करती है, तो उसको जो है इन्फोर्स करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, चाहे वो स्टेट के सब्जेक्ट का ही कोई लॉ हो। ठीक है, सो अब ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और ये वाटर एक्ट और एयर एक्ट के प्रोविजंस को भी अपने में ही इंक्लूड कर रहा है। अब इसमें एनवायरनमेंट का मतलब बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे लैंड हो, चाहे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 थिंग्स, ये तीनों को कवर करता है। अब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। हजार्डस इंडस्ट्रीज़ की जो है लोकेशन जो है वो मैनेज कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। हजार्डस वेस्ट को मैनेज करने के लिए, पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर के को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। फिर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ की जो है प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस निकालती रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर पनिशमेंट अभी जो है वो है कि अगर आपने 5 साल तक की जो है वो जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप जो है कोई जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो है प्रोविजंस को वायलेट करता रहा, तो जितने दिन तक उसने वायलेट किया है उस दिन उसके हिसाब से 5,000 रुपये पर डे की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर वो 1 साल के आगे भी जो है वो इसको वायलेट करता रहा इसके प्रोविजंस को, तब उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो अभी इंडिया की जो फैक्ट्री आउटपुट है वो स्लोएस्ट पेस पर जो है ग्रो हुई है पिछले 9 मंथ्स में, अगर हम जून का आंकड़ा देखें तो ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के मुताबिक हमारे जो 54.6 था जो इंडेक्स, वो घटकर जून में 53.9 हो गया। बट डरने की बात नहीं है, 50 से कोई भी अगर अमाउंट ऊपर हो तो इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस चल रही है, ग्रोथ हो रही है। बट यह है कि आपके यहाँ ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है। ठीक है, अब इसमें हाइलाइट्स क्या हैं? इसमें कहा गया है कि जो न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो भी आ रहे हैं, वो बढ़ भी रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी कम रेट पर बढ़ रही है। उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंट की डिमांड है, और क्योंकि क्या हो रहा है, ये सब हो क्यों रहा है, पहली बात तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों थोड़ा सा ये स्लो डाउन सा देखने को मिल रहा है हमारी ग्रोथ में। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इस लेवल की इन्फ्लेशन आ गई है जो उन्होंने पिछले 50 सालों में नहीं देखी है। ठीक है, फिर फैक्ट्री ऑर्डर जो है, प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ी है पिछले 12 महीने से लगातार, लेकिन थोड़े कम रेट पर बढ़ रही है। सेंटीमेंट, जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट है वो 27 मंथ लो पर है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, हिस्टोरिकली हाई है, उसकी वजह से ही ये सारा जो है वो पचड़ा हो रहा है। ठीक है, अब जो है
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसने फिर भी ऐसे सिचुएशन में भी रिजिलियंस दिखाई है, फिर भी वो अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, फिर भी ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं पीएमआई होता क्या है। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि आप मंथली सर्वे से कैलकुलेट करते हो। होता क्या है कि जो कंपनीज़ के अंदर परचेजिंग मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं या सप्लाई एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे होते हैं जो स्टॉक में डील करते हैं, उनसे जो है कुछ क्वेश्चनियर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि जो आपकी कंपनी में जो परचेजिंग मैनेजर है जो भी सामान परचेज कर रहा है और जो आपके सामान बनता है उसको जो सप्लाई करने वाले सप्लाई एग्जीक्यूटिव हैं, उनको सबसे अच्छा पता होता है कि पिछले के टाइम में या पिछले टाइम पीरियड में कितना चेंज आ रहा है हमारी सेल में या फिर हमारी परचेज में। ठीक है, तो उसी से हम इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है वो पता लगा सकते हैं। तो पीएमआई का जो डेटा है इंडिया में वो S&P ग्लोबल जो है वो रिलीज़ करता है। तो इसमें होता क्या है कि एक क्वेश्चनर दिया जाता है आपके परचेजिंग मैनेजर्स को, जो आपकी रेपुटेड कंपनीज़ हैं उनको दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आपको न्यू ऑर्डर कितने मिले, आपकी कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके ऐड हुई है, आउटपुट कितनी बढ़ी है आपकी, सप्लायर की डिलीवरीज कितनी हुई हैं, इन्वेंट्रीज मतलब आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको आए हैं या नहीं आए हैं, या कितना प्राइस पर मिल रहा है आपको सामान, उसकी बेसिस पर ही इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके अंदर 50 से ऊपर अगर इंडेक्स आ रहा है तो इसका मतलब उस कंट्री के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो ग्रो हो रही है। लेकिन 50 से नीचे अगर ये चला जाए इंडेक्स तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है। ठीक है, तो इंडिया में जब तक ये 50 से ऊपर है तब तक आपको टेंशन की बात नहीं है। बट अभी जो है ये करंट सिचुएशन जो थोड़े कुछ टाइम तक चलेगी ये हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है ये इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं है कि इंडिया में तो फिर भी कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन कम है, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे या फिर आप जो है यूरोप में देखोगे तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी वजह से वो डिमांड वहाँ पर हमारे गुड्स की नहीं हो पा रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। तो आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के जो है को जो है वो एक तरह से कि पावर्स टू अपॉइंट पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के डायरेक्टर वो छीन ली थी 2021 में। तो गवर्नमेंट ने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को ही जो है वो डिसॉल्व कर दिया है और उसकी जगह पर ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो जो है वो बना दिया है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ये सिर्फ एक नाम बदला गया है एक तरह से। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो चीफ होते हैं उनकी सिलेक्शन की जाएगी इनके द्वारा। ठीक है, तो अभी जो भानु प्रताप शर्मा जी हैं वो पहले BBB जो आपके बैंक्स बोर्ड ब्यूरो उनके चेयरपर्सन थे, उनको ही जो है दोबारा अब एक तरह से FSIB का भी चेयरमैन बना दिया गया है। तो अब बैकग्राउंड यही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है BBB की जो पावर थी टू सिलेक्ट पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर्स वो छीन ली थी, स्ट्रक डाउन कर दी थी। तो उससे हुआ क्या था कि जो टॉप ऑफिशियल्स थे PSU इंश्योरेंस कंपनीज़ के, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो होल्ड पर चली गई थी। तो ये फिर इसका सोल्यूशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिया और कहा कि आप ऐसा करो, इसको बंद ही कर दो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को, इसकी जगह आप FSIB बना लो। ठीक है, तो अब जब ये FSIB बन गया है तो इससे जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इंश्योरेंस फर्म्स का के जो चीफ को सिलेक्ट करने का वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में देखते हैं, चाहे वो डिसॉल्व हो गया हो बट उसके बारे में देखते हैं। तो ये एक ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी है जो कि 2016 में गवर्नमेंट ने बनाई थी। PJ नायक कमेटी की रिकमेंडेशंस पर इसको बनाया गया था और जो है नेशनलाइज बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम 1980 के अंदर अमेंडमेंट करके इसको बनाया गया था। इसका पर्पस क्या है कि जो आपके बोर्ड है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ का, उनको सर्च करके और सिलेक्ट करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजना। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये चीज़ जो है कैबिनेट कमेटी के पास भेजती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के पास भेजती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास भेजती है। उसके बाद जो है फाइनल अप्रूवल जो है वो मिलता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि आपको इसमें एक तो याद रखने की चीज़ ये है कि आपको नाम से लग रहा होगा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, बट याद रखो कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ के भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो होते हैं चीफ होते हैं उनको सिलेक्शन का काम भी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ही करता है, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसको लाया इसलिए गया था कि जो है आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी तरीके से लाई जा सके। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो RBI जो है उन्होंने अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है और उसमें कहा है कि जो हमारे ग्रॉस NPA हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि ये NPA की जो आपको क्राइसिस है कंट्री में कब से, पिछले एक दशक से लगभग चला आ रहा था, उससे भी ज़्यादा टाइम से चला आ रहा था, और उसको हमने एक तरह से रिवर्स कर हम ट्रेंड पर शुरू हो गए हैं। पहले जो हमारा मार्च 2021 में 7.4% NPA थे वो कम होकर अब मार्च 2022 में 5.9% बढ़ गए हैं, 5.9% कम हो गए हैं, 5.9% पर आ गए हैं। इससे हुआ क्या है, ये सब हो क्यों पा रहा है, क्योंकि बैंक क्रेडिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो
ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी बैंक्स के कम हो रहे हैं। तो थोड़ी सी डेफिनेशंस भी पहले देख लेते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? आपके वो जो डेट या फिर आपका वो लोन जो 90 दिन से ज़्यादा हो गया है, उसके ऊपर आपको कोई पेमेंट नहीं मिली है, उसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एसेट जो हमारा है, लोन हमारा जो या डेट है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल द लोन्स दैट हैव बीन डिफॉल्टेड, जो आपके जितने भी टोटल आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उन सबको हम अगर मिला देंगे तो उनको हम कहते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? उसमें से आपकी थोड़ी बहुत रियलाइजेशन हो जाएगी, आपने किसी को डरा धमका कर आपने थोड़ा बहुत लोन में से जो पैसा निकाल लिया, वो आप जब उसमें से माइनस कर दोगे GNPA में से, तो आपके पास आते हैं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट कह रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो आपके बैड लोन्स हैं वो 7.6% पर हैं, और जो प्राइवेट बैंक्स के जो बैड लोन्स हैं वो 3.7% पर हैं। इवन जो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है? एक बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए इसको निकाला जाता है। होता क्या है कि कैपिटल कितनी है बैंक में, कितना पैसा पड़ा है बैंक के पास, और उसका कितना रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, उसको जो है डिवाइड करके जो है ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो जितनी ज़्यादा ये हाई होगी उतनी ही मतलब बैंक के पास ज़्यादा पैसा अच्छा पड़ा है। दूसरा है आपका फिर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। अब ये बैंक जो कितना ये भी इम्प्रूव हुआ है। इसका मतलब क्या होता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो? मतलब बैंक अपने पास एक पैसा रखता है साइड में कि जब मेरे को लॉस होने लगेगा तो मैं इस पैसे में से इस्तेमाल करूँगा, वो भी बढ़ा है। तो एक तरह से मतलब बैंक्स जो है उनके पास इतना पैसा हो गया है कि वो अपने लॉस के लिए भी अलग से पैसा रख पा रहे हैं। तीसरा है आपका स्लिपेज रेशियो। ये आपकी अच्छी चीज़ है कि आपको हर बैंक में डिक्लाइन होती दिख रही है। तो ये एक तरह से क्या होता है कि न्यू NPAs क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये उसको मेजर करती है स्लिपेज रेशियो। ठीक है, तो बैंक के अगर असेट क्या वो NPA बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उसको जो है मेजर करने के लिए स्लिपेज रेशियो जो है वो दिखी जाती है। फिर बफर टू विदस्टैंड शॉक्स। अब जो है बैंक्स अपने पास सफिशिएंट कैपिटल बफर रख रहे हैं कि कल को अगर हमारे बहुत ज़्यादा NPA बढ़ जाएं तो उस शॉक्स को, या फिर हमारी मार्केट में रिसेशन आ जाए, उन सब शॉक्स को जो है डील करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ी होनी चाहिए, जिससे कि हम जो है शॉक्स को डील कर सकें। तो अगला है आपका असेट क्वालिटी। बैंक्स ने अपने असेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखी है। जो है आपके उनके असेट क्वालिटी में अक्रॉस द जो है टाइम आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और जो बैड लोन्स हैं वो भी डिक्लाइन हुए हैं। ठीक है, फिर जो लार्ज बोरोवर्स हैं, लार्ज बोरोवर जो आपके बैंक लोन के पोर्टफोलियो में होते थे वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, जो कि ज़्यादातर खतरा रहता था कि ये NPA कर सकते हैं, वो भी एक तरह से डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं हमें। और आपका अगला है रिड्यूस्ड बैड लोन्स। तो बैड लोन्स जो है लार्ज बोरोवर्स के वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब स्पेशल मेंशन अकाउंट्स SMA 0 और SMA 1, ये दोनों कैटेगरी जो है, जो कि आपके पता लगता है कि हाँ ये आने वाले टाइम में NPA बढ़ रहे हैं, NPA जो है हो सकते हैं, इसमें राइज देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए RBI को थोड़ा सा क्लोज मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती क्या है। तो एक्चुअली RBI जो है हर 6 महीने में ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, आपको पता है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। इसमें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके, जैसे RBI, SEBI, IRDA, ये सारे इसके अंदर बैठते हैं और जो है फाइनेंशियल हेल्थ जो है कंट्री की उसको ऊपर जो है वो फैसला लेते हैं। तो उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को रिपोर्ट देने के लिए RBI हर 6 महीने में ये रिपोर्ट निकालता है, और इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या रिस्क है उसको मेजर करता है। तो ये रिपोर्ट बनाने के लिए ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या ट्रेंड चल रहा है RBI इन दोनों को ही देखता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है UN ओशन कॉन्फ्रेंस। तो 2022 की UN ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ केन्या और पोर्चुगल ने दोनों ने जो है वो होल्ड की है, को होस्ट की है। और जो है इस साल का थीम जो है वो स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस। ये इतना बड़ा थीम जो है ये इस कॉन्फ्रेंस का थीम है, और ये इस बार लिस्बन जो आपका पोर्चुगल है वहाँ पर इसको जो है वो होस्ट किया गया है। अब इसके अंदर जो है जितनी भी UN ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि हमें पेरिस एग्रीमेंट और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो आपका लास्ट नवंबर में हुआ है साइन, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। और इंडिया ने भी अपने आप को कमिट किया है कि कोस्टल क्लीन सी कैंपेन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर इंडिया बैन लगाएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस साल 2021 से 2030 का जो डेकेड है वो ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही ईयर मार्क यूनाइटेड नेशंस ने किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्फा सेंचुरी। तो अभी नासा ने पहली बार अपनी US से बाहर किसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में एक रॉकेट को लॉन्च किया है जो कि कमर्शियल रॉकेट है। तो नासा ने पहली बार ऐसा किया है
और क्यों किया है? मिशन ये है कि अल्फ़ा सेंचुरी ए और बी, ये दोनों कॉन्स्टलेशंस जो हैं, जो कि इंडिया सॉरी जो अर्थ के बिल्कुल पास में हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक यूनिक कनेक्शन है अल्फ़ा सेंचुरी के साथ, क्योंकि अल्फ़ा सेंचुरी जो है वो सिर्फ सदर्न हेमिस्फेयर से ही जो है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक न्यू बात ये है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पहली बार कोई जो है कमर्शियल स्पेस लॉन्च किया गया है उनकी कंट्री दो से, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is changes in the FCRA. So recently, Home Ministry has notified changes in the Foreign Contribution Regulation Act and its rules. So it has made certain changes. Basically, it has relaxed certain provisions of the FCRA, which were earlier very stringent. So, like in 2011, there was a provision in which if any individual like or organizations like political parties, judges, government employees or media houses, if they were receiving any amount in excess of 1 lakh rupees from their relatives in a fiscal year, they have to inform the government or rather the Home Ministry within 30 days of receiving such contribution. But now the amended rules are saying that they can receive up to 10 lakhs in a year without even informing the government, and even if they receive more than 10 lakh, then they would have 90 days to inform the government instead of 30 days earlier. Similarly, for NGOs to inform the ministry about their bank accounts, they have been given 45 days and not the 30 days period earlier. Anyone who is receiving foreign funds under the FCRA, they would have to comply by just submitting an audited statement of accounts to the government instead of publishing these foreign funds receiving of foreign funds on their official website every quarter. Okay. Similarly, several offenses have been made compoundable, and they have basically earlier they were very stringent, now they have been made compoundable. So actually, if you were receiving any hospitality from foreign entities without informing the government, then it was of course not compoundable. And FCRA violations, if they were if you had not intimated the government about the receipt of foreign funds, opening of bank accounts, or etc. All these provisions have now also been made compoundable. What has now been done is that instead of giving you a jail term, there is now penalty. So 10,000 to 1 lakh penalty, or 5% of foreign funds, whichever is higher, of course, that amount of penalty would be imposed. So what is FCRA? So FCRA was of course introduced in 1976 because at that time the government was contemplating that some foreign powers were interfering in the domestic affairs of India by pumping money into the country. So to regulate those foreign donations to individuals and organizations, government brought this FCRA Act. So in 2010, we also amended this act, and this FCRA and FEMA both were combined, and this FCRA 2011 rules were notified. So it is being implemented by the Home Ministry, and in 2020 it was amended again so that we can establish tighter control over non-governmental organizations. So what are the salient features of this act? So actually FCRA requires every person or NGO who is receiving foreign funds to first register themselves under the act. Second, to open a bank account in State Bank of India, Delhi, and receive foreign funds only in that account and then you can utilize the foreign funds that you have received only for the purpose for which you have received the funds. Okay, so like if you have received the funds for building schools in India, you just cannot use that money for funding of political parties or for any other matter. You have to file annual returns also, and you cannot transfer funds from one NGO to another NGO. Okay, it act also prohibits receipt of foreign funds by certain individuals like candidates who are contesting elections, journalists, judges, government servants, members of legislature, political parties or their office bearers, and even organizations of any political nature. So the next topic is UAV, autonomous weapon. So India has recently tested the unmanned autonomous flying wing technology demonstrator. So it's a first but vital step towards building a full-fledged stealth combat drone which would be capable of firing missiles and dropping bombs. So actually what we have done is we have tested the base or the vehicle that would
be used for equipping it with missiles and bombs so that it can be weaponized later. So this is the autonomous flying vehicle technology demonstrator technology, and this is called the stealth wing flying testbed. That is the Swift. So actually, originally this Swift was being used as a technology demonstrator for India's secretive stealth combat drone called Ghatak. But now this technology has been used for this UAV autonomous weapon system also. So what are the highlights? Actually, it has been developed by the Aeronautical Development Establishment of Bengaluru, that is the research laboratory of DRDO, and it is a reduced size autonomous aircraft. It kind of looks like a mini version of US B-2 stealth bomber, and it would enable this UAV to carry more fuel and remain in air for a longer duration. Because it is having a small size, that's why it would leave a less radar signature, so as to avoid any surveillance. So currently we have used the Russian turbofan engine, but the aim is to equip this UAV with the indigenously built Kaveri Aero engine. So certain other developments are also being done by DRDO, like this Rustam 2. So Rustam 2 is a medium altitude long endurance UAV, and the target for it is to achieve an altitude of 30,000 feet, and with of course flying endurance of about 18 hours. So basically, DRDO is working overtime to develop this UAV technology for India, and these are the developments under that particular category. So the next topic is proposed amendments to Environment Protection Act. So Union Environment Ministry has proposed that certain existing provisions of Environment Protection Act of 1986 must be decriminalized. So of course it has sought feedback from the stakeholders. So what are the proposals? So actually it has said that instead of imprisonment, we can impose monetary penalty for the less severe provisions or less severe contraventions of provisions under the EPA. So basically, they will be decriminalized, and in case of only serious violations of EPA, we can cover those provisions under the IPC. So it has also said that we must create an environmental protection fund in which the amount of penalty will be remitted that would be collected at the first stage. Okay, so the next this Environment Protection Act is, let's see about that also. So actually it was enacted under the Article 253 of the Constitution. So you may be wondering why Article 253, because Article 253 empowers the Parliament that to make a law for any part or the whole of the country in case the government of India has entered into any treaty or agreement with any foreign country or countries. So basically we made decisions at the Stockholm Conference, which was held in the early 1970s, and to enforce those provisions in India, we introduced this Environment Protection Act. So actually this is an umbrella legislation, and it also provides a framework for the coordination of central and state authorities which have been established under the Water Act and the Air Act. So it is basically a broad term. Environment is a broad term, and it is including water, air and land also. And it has established an interrelationship between water, air, land and human beings. So certain general powers of the central government under this act are protection and improvement, that the central government is empowered to take measures for the protection and improvement of quality of environment. It can even regulate the location of industries. It can manage hazardous waste and for the protection of public health and welfare. And it can issue guidelines from time to time for the protection of ecologically sensitive areas. So certain punishments are there in under the act, like you can be imprisoned for up to 5 years for the contravention of the provisions of this act, or you can be imposed the fine of up to 1 lakh rupees, or of course both. But in case you still continue to violate those provisions, then additional fine of up to 5,000 rupees per day would be imposed. And if you continue to violate the provisions for a period of over 1 year, then of course the punishment would be imprisonment for a term which may extend to 7 years. So the next topic is Purchasing Managers Index. So recently the data from PMI has signaled that we have been experiencing slowest pace of manufacturing growth in 9 months in India in the month of June. So this Global India Manufacturing Purchasing Managers Index has been released, and it has slipped from 53.9 to 53.9 from 54.6 in May. Okay, so certain highlights have been mentioned under this PMI. So it has said that, of
course, new export orders are rising. Even the employment is rising, but it at a slow pace. It was also said that there is strong client demand, but it is suffering from acute inflationary pressures, which are a global phenomena. So factory orders and production is also rising, but of course, it is also the rate of growth has deteriorated. The market sentiment has slipped to a 27-month low because of course, input cost inflation, which remains at historically high levels. But still, manufacturing sector of India is displaying resilience, and despite a broad-based slowdown in growth, the manufacturing sector is trying to outperform itself. Okay, so what is PMI? So actually, it's an economic indicator, and it is calculated from monthly surveys of purchasing managers and supply executives from specific companies. So what you do is, if you want to know about the health of the manufacturing sector, you just select certain top companies and see how they are performing. So actually what you do is you go and do a survey of by asking the purchasing managers who purchase the stock for the production, and the supply executives who sell the stock or the finished goods into the market. So basically you are covering the entire value chain, and if you ask them how their orders are, how their company is performing, how their inventory is being managed at this particular time, you would get to know about the economic health of the manufacturing sector. So who releases this index? So actually S&P Global releases this index. And how is it calculated? So basically a questionnaire is given to these purchasing managers and supply executives, and questions like how much are the new orders for them, what is the situation of employment in their company, and what is the situation of inventories or the stock, how much are the new export orders and prices. So basically after taking care of all these questions, you derive a number or an index based upon which you can see if there is any contraction or expansion in the economic activity. So any figure which is above 50 means that there is growth in the manufacturing sector, and any figure below 50 means there is contraction in the activity. So the next topic is Financial Services Institution Bureau. So recently, Appointments Committee of the Cabinet has approved the government resolution for establishment of Financial Services Institutions Bureau. So of course, it would be established in place of the Banks Board Bureau to select the chiefs of public sector banks and insurance companies, and even the chairman of erstwhile Banks Board Bureau has been reappointed as the chairperson of FSIB. Okay, so what has happened is why the government disbanded BBB, because the Delhi High Court struck down the BBB's power to select the directors of public sector general insurance companies in 2021. So after this verdict, the selection of top officials of PSU insurance companies was put on hold. So the government was proposed by the Department of Financial Services that we should create an FSIB, and we should replace it with BBB. Okay, so now after FSIB's formation, the selection process of chiefs of insurance firms is expected to take place soon. So even if this Banks Board Bureau has been disbanded, but we still of course encountered a question about it in this prelims exam. So what is it? So actually it was an autonomous recommendatory body. It was established on the recommendations of PJ Nayak committee, and after an amendment to the nationalized banks scheme of 1980, we established this Banks Board Bureau. So the purpose of this Banks Board Bureau was to select and search and select the suitable persons for the board of public sector banks, public sector financial institutions, and even the public sector insurance companies. So don't get confused that the name is banks, so just it is just meant for banks, the selection of bank executives, but it also but actually it also selects the executives for the public sector financial institutions and the public sector insurance companies. So of course after this BBB used to give recommendations to the finance ministry used to put those recommendations in front of the appointments committee of the cabinet and the prime minister's office, and after the approval, of course, the appointment was made. So it was aimed to improve corporate governance in these institutions. So the next topic is Financial Stability Report. So RBI has recently released this Financial Stability Report, and it has brought a good news that the gross non-performing assets in the banking system are declining. So from 7.4% in March 2021, now we are at a 6-year low of 5.9% at in March 2022. So it is driven by higher expected bank credit growth and declining trend in the stock of GNPAs. So actually
let us see the certain definitions. So like the non-performing assets are those debts or loans which are non-performing. So when we classify these loans as non-performing, in case the payments have not been made for these loans for a minimum period of 90 days. So when we collect all these loans, non-performing assets, we get this gross non-performing assets. What is net non-performing assets? So certain times you just recover certain amount of loans from some certain individuals. After realizing that amount and subtracting from the GNPAs, you get this NNPAs. Okay, so what are the findings of this report? So this report is saying that public sector banks NPA stand at 7.6% and private banks NPA stand at 3.7%. But we have seen an improvement in their capital position. So the capital adequacy ratio has improved. So this basically measures the bank's financial stability. The higher the CRAR, and the better would be for the bank's capital. So the provisioning coverage ratio has also improved. So this the banks set aside certain amount of money for in case of dealing with losses. So that amount has also increased. The slippage ratio, which gives us a measure of how much the NPAs are going to be in the future, it is also declining across bank groups. So it means that the future NPAs would be less, and the buffers in the banks has also increased. So these buffers are made by the banks. So these capital buffers would empower a bank to withstand shocks or economic shocks. Even the asset quality has seen an improvement across all major sectors. Bad loans have declined, and even the share of large borrowers is declining. So large borrowers in the bank's portfolio is declining. So generally these large borrowers are the major cause of NPAs, and the bad loans of large or borrowers, the current large borrowers has also been declining. But there is caution. It is not that everything is good. Special mention accounts SMA 0 and SMA 1, which are basically the indicators that these particular loans can be NPAs in the future, they are increasing. So it requires a close monitoring as per the RBI. So what is this financial stability report? Of course, RBI publishes it biannually on behalf of the Financial Stability and Development Council. You know that FSDC is basically headed by the finance minister, and it contains all the financial regulatory institutions like RBI, IRDA, SEBI, etc. And they basically take decisions on the basis of the economic health of the country. So RBI, on behalf of this FSDC, presents a report of the financial stability of the country to the FSDC, and based upon this report, the decisions are made. So while making this report, global as well as domestic economy is looked at by the RBI for making this report. So the next topic is UN Ocean Conference. So 2022 UN Ocean Conference, which has been hosted by the governments of Kenya and Portugal, and it took place in Lisbon, that is in Portugal. So the overall theme of this conference was scaling up ocean based on science and innovation for the implementation of Goal 14. So this is a very long theme. I'm not going to read it once again. So this UN Ocean Conference concluded after the heads of state agreed upon making a new political declaration to save our ocean. So they also emphasized that we should implement the provisions of Paris Agreement as well as the Glasgow Climate Pact that was signed last year. India also committed that it would follow the Coastal Clean Seas campaign, and it will also work towards banning single-use plastic. So actually, you should know that United Nations has declared this 2021 and 2030 decade as the decade of ocean science for sustainable development. Okay, so the next topic is Alpha Centauri. So NASA has recently launched a rocket from Australia's remote Northern Territory, and this will be the first time that NASA has launched a commercial spaceport outside the United States. And the mission is to observe Alpha Centauri A and B constellations, which are the nearest star systems on the Earth. Okay, near to the Earth. Okay, so Alpha Centauri has a close, unique connection to Australia because this is only visible from the southern hemisphere. So Australia has also made history because it is the first time that any commercial space launch has happened from Australia. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.